हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में अभी तक हमने आपके सिलेबस का लगभग 80% कर लिया है। अब जो 20% बच गया है 20% उसको मैं आपको जल्दी से जल्दी करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रेड डेटा बुक को देखेंगे। रेड डेटा बुक के साथ देखिए जो आपके सिलेबस में ये दे रखा है रेड डेटा बुक, और जो ये प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये जितने दे रखे हैं ये सब हम आज की वीडियो में करेंगे। ओके, ये हो गई पहली वीडियो। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको एक्सी2, इन-सिटू, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज और रामसर साइट ये कराऊंगा आपको दूसरी वीडियो में। फिर एक और आएगी तीसरी वीडियो। तीसरी वीडियो में मैं आपको हॉटस्पॉट्स, जो हॉटस्पॉट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट कराऊंगा, और साथ में जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल्स, ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड वो सब कराऊंगा। फिर एक और लास्ट वीडियो आएगी, चौथी वीडियो, जिसमें मैं आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पॉल्यूशन जो आपके सिलेबस में इसको कराऊंगा। तो टोटल अभी 4 वीडियो और आनी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें आपके सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 वीडियो आएगी और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको ये 4 वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रेड डेटा बुक और जितने भी प्रोजेक्ट है हमारे, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेड डेटा बुक देखते हैं, और वीडियो की पेज थोड़ी ज्यादा रहेगी क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स कराने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। और यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए रेड डेटा बुक IUCN इसको मैनेज करता है, IUCN द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो IUCN होता क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की फुल फॉर्म होती है, एक बार पूछा भी गया है ये बंदरोगा में। ठीक, IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ओके, तो IUCN के बारे में आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इसका फुल फॉर्म हो गया, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1948 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और IUCN ही रेड डेटा बुक को पब्लिश करता है। तो देखिए वर्ष 1964 से IUCN रेड डेटा बुक को पब्लिश करता हुआ आ रहा है। IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। जितनी भी प्रजातियां हैं वर्ल्ड लेवल पे पूरा, उसमें उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? तो IUCN करता है, कि देखा जाता है कि कौन सी जो प्रजाति है वो संकटग्रस्त है या विलुप्त होने वाली है, डेंजर कौन सी है। इसके रिगार्डिंग ये टाइम टू टाइम रेड डेटा बुक रिलीज करता रहता है, जिसमें मेंशन करता रहता है कि ये वाली प्रजाति अब डेंजर हो गई, डेंजर से वनरेबल पे आ गई है। ये सब करने का काम कौन करता है? IUCN करता है। आगे देखते हैं IUCN का वर्गीकरण। देखिए IUCN क्लासिफिकेशन, इसने टोटल 9 वर्गों में बांटा है। जितनी भी प्रजातियां हैं टोटल 9 वर्ग मैं आपको दिखा देता हूं। सभी प्रजातियों को IUCN ने टोटल 9 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से वर्ग हैं? देखिए, पहला है कि नॉट इवेल्युएटेड, यानी कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसे कुछ प्रजाति जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर जिसके आंकड़े पर्याप्त नहीं है वो भी है इसमें। फिर तीसरा इसकी श्रेणी है संकट बहुत कम, यानी कि लीस्ट कंसर्न, इनके विलुप्त होने की संभावना काफी कम है। फिर है संकटावन, यानी कि नियर थ्रेटेंड। फिर संवेदनशील यानी वनरेबल, संकटग्रस्त इंडेंजर्ड, और अति संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वन से विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और विलुप्त एक्सटिंक्ट जो कि विलुप्त हो चुके हैं। तो ये कुल 9 क्लासिफिकेशन है IUCN की। तो क्या इसमें सभी जितने भी क्लासिफिकेशन है सबको पढ़ना होता है? तो नहीं, जो खतरे में है यहां से आपको पढ़ना होता है। जो वनरेबल है यहां से वनरेबल, संकटग्रस्त और अति संकटग्रस्त, और वन से विलुप्त, इतनों को पढ़ना पड़ता है बस। जो चले गए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जिनके बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन जो 4 कैटेगरी है इनको देखना है, और वो भी इंडिया में देखना है, पूरे वर्ल्ड में नहीं देखना है। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में सारी जितनी प्रजातियां इंडिया में जो इन 4 कैटेगरी से बिलोंग करती है वो सब आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो वर्गीकरण है इसको एक एक करके बता देता हूँ कि ये है किस प्रकार का, वर्गीकरण करते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं विलुप्त हो चुके हैं, जो इस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है। ठीक, फिर होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो वन से विलुप्त हो चुके हैं। यह प्रजाति वन से पुनः खत्म हो चुके हैं। इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों में या फिर अपने मूल निवास स्थान से कुछ कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित है। या तो चिड़ियाघर में मिलेंगे या कुछ जो हमने आर्टिफिशियल बना रखा है इनको सुरक्षित रखने के लिए वहां पे मिलेंगे, लेकिन वन में नहीं पाए जाएंगे। फिर होता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, गंभीर संकटग्रस्त। इस प्रजाति का वन से विलुप्त होने की गंभीर संकट बना हुआ है, मतलब कि ये वन से अब विलुप्त होने वाले, अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे।
किसी प्रजाति को इस वाले वर्गीकरण में, इस वाली लिस्ट में डालने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बनता है, लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इनमें से क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में डालने के लिए किसी प्रजाति को क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए। तो देखिए, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में होने के लिए 10 वर्षों में प्रजातियों की जनसंख्या में 90% से अधिक कमी, यानी 10 साल में उनकी संख्या में 90% से अगर अधिक कमी हो रही है तो उनको क्रिटिकल इंडेंजर्ड में डाल देंगे। पहला पैरामीटर तो ये हो गया। दूसरा होता है कि जनसंख्या 250 से कम हो। अगर मान के चले कोई स्पीसीज है जिसमें टोटल जनसंख्या ही 250 है, 250 है, तो 250 से कम हो और 3 वर्ष में 25% की कमी आए, मतलब 250 तो थे ही कुल, और इनमें से भी अगर 1/4 कम हो जा रहा है, यानी 25% कम हो जा रहा है, तो उनको हम क्रिटिकल एंडेंजर्ड में डाल देंगे। ठीक, दूसरा ये हो गया। अब इसमें तीसरा पैरामीटर है कि यदि उसमें 50 ही हैं टोटल स्पीसीज और 10 वर्षों में 50% तक की प्रजातियों विलुप्त होने की संभावना हो, तो उनको हम क्रिटिकल एंडेंजर्ड में डाल देंगे। ठीक, तो ये इसके 3 पैरामीटर है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर आगे देखते हैं। फिर चौथी क्लासिफिकेशन है इंडेंजर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। संकटग्रस्त, इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। किसी प्रजाति को संकटग्रस्त में डालने के पैरामीटर क्या क्या होते हैं, तो देखिए, पहला, यदि 10 वर्ष में प्रजातियों की संख्या में 70%, वहां क्या था 90%, यहाँ है 70%, अगर जनसंख्या में कमी देखी जाती तो उसको हम इसमें डाल देंगे इंडेंजर्ड में। दूसरा, 20 वर्ष में 20% प्रजातियों की विलुप्त होने की आशंका, मतलब 20 वर्ष में अगर 20% जो जनसंख्या है किसी स्पीसीज की वो विलुप्त हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, तो उसको भी हम इंडेंजर्ड में डालेंगे। इसके अतिरिक्त यदि प्रजाति की संख्या 2500 है, 2500 है, से कम है, 2500 से कम हो, तो 5 वर्षों के अंदर अगर 20% की कमी हो गई इसमें, तो इसको भी इंडेंजर्ड में डाल देंगे। यानी कि अगर 2500 उनकी जनसंख्या है टोटल और उसमें 5 साल में अगर 20% कम हो गए, तो फिर उनको इंडेंजर्ड में डाल देंगे। ठीक, फिर आगे देखिए, संवेदनशील यानी कि वनरेबल। वनों में इन प्रजातियों के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। अब वनरेबल का क्या है कि ये वनों में इनके संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड होने की संभावना है। ठीक है, इंडेंजर्ड यानी यही सारे लॉ लग जाएंगे ऊपर वाले इसमें। अगर इंडेंजर्ड होने की इनकी संभावना है तो इनको हम वनरेबल में डाल देंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, अथवा प्रजातियों की संख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, तो यह केवल 1000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो, तो उसे इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, इसके भी 3 पैरामीटर हो गए। पहला कि 10 वर्ष में 50% से अधिक, जहां पे एंडेंजर्ड में कितना था 70%, तो यहाँ कितना है 50%। अगर 10 वर्ष में 50% की कमी आई तो वनरेबल में डाल दो। दूसरा कि अगर उनकी टोटल जनसंख्या 10,000 से कम है और 10 वर्ष में 10% की कमी आ रही तो फिर वनरेबल में डाल दो। और तीसरा, यदि उनकी जनसंख्या 1000 है या उससे कम है तो इसको वनरेबल में डाल दो। ठीक, तो इसके भी 3 पैरामीटर हो गए। फिर देखिए, नियर थ्रेटन, इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है। ओके, तो ये जो प्रजाति है इनका भविष्य में हो सकता है कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाए, तो उनको हम पहले इसको नियर थ्रेटन में डाल देते हैं, इस वाली लिस्ट में डाल देते हैं। फिर होता है लीस्ट कंसर्न, संकट मुक्त है, तो इस प्रजाति को बहुत कम खतरा है तथा ये बड़ी संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस श्रेणी में प्रजाति की भविष्य में संकटग्रस्त होने का खतरा नहीं रहता है, तो इसमें इंडेंजर्ड होने का खतरा नहीं है, तो इसलिए इसको बोला जाता है लीस्ट कंसर्न है। फिर 8वीं कैटेगरी है हमारी आंकड़ों का अभाव। इस प्रजाति के विषय में आंकड़ों की कमी से उनकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया सकता, क्योंकि इनकी संख्या है कुछ ज्यादा है। अब कितने स्पीसीज को गिनते रहेंगे, इसलिए ना इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसको इस वाली लिस्ट में डाला गया है। फिर होता है नॉन इवेल्युएटेड, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इनको गिन ही नहीं सकते। ओके, तो ये थे IUCN की 9 कैटेगरीज, ये आपको पता होने चाहिए, इनके पैरामीटर पता होने चाहिए आपको। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि जो इंडिया में जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन सी लिस्ट में है। ठीक, तो भारत में जंतु विविधता, एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया, उसमें देखते हैं हम IUCN की कौन सी लिस्ट में कौन सा जानवर है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं टाइगर, IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में है, रेड डेटा बुक के इंडेंजर्ड लिस्ट में। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसको बनाना कैसे, इसके नोट्स कैसे बनाना है। यदि आप इसके नोट्स ऐसे बनाते हो कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आप लिखते रहते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जब भी नोट्स बनाते हैं तो अगर 4 पेज आपके पास है, उसका नोट्स बनाना है आपको, तो वो आधे पेज में बनेगा उसका नोट्स। ऐसे नोट्स बनाया जाता है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, आपके अकॉर्डिंग उसको तैयार करना होता है। अगर मुझे इसका नोट्स बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, मैं एक टेबल बनाता, इस टेबल में इधर लिख देता एनिमल का नाम, फिर इधर लिखता IUCN की लिस्ट में कौन सी
कैटेगरी में है ये। फिर इधर लिख देता प्रजातियां, उसकी स्पीसीज कौन कौन सी है, और लास्ट में लिख देता रिमार्क। रिमार्क में जो भी उससे इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट मिल जाए मुझे वो इसमें लिख देता। तो एक टेबल में ही मैं सब लिख देता, पूरा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाघ है तो बाघ को मैं यहाँ लिखता बाघ IUCN की कौन सी लिस्ट में, इंडेंजर्ड में है। इसकी प्रजातियां, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी प्रजातियां, लेकिन लिख देता है यहाँ पे नोट्स अगर बना रहा हो। फिर रिमार्क में जैसे अगर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाता है, जैसे कि इसकी हड्डियों का उपयोग चिकित्सीय मूल्य में किया जाता है, तो ये इसको मैं यहाँ लिख देता। इस प्रकार से आपको भी नोट्स बनाना है, ठीक है, स्मार्ट नोट्स बनाना है, ठीक। अब देखिए इसमें टोटल लगभग 40 के आसपास जीव जंतु है इंडिया में, जो IUCN की रेड डेटा बुक के किसी ना किसी एक लिस्ट में है। देखिए बाघ किसमें है, एंडेंजर्ड में। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इनको कौन से नेशनल पार्क में रखा गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी जगह पाया जाता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। देखिए बाघ का शिकार किस लिए किया जाता है, तो दांत के लिए, पंजों के लिए, और बाघ की हड्डियों के चिकित्सीय मूल्य के कारण बड़े पैमाने पर इनका शिकार किया जाता है। बाघ की जो हड्डियां होती है उससे कुछ मेडिसिन बनाया जाता है, तो इसलिए इनका शिकार कुछ ज्यादा होता है। इनकी शिकार के कारण इनकी संख्या बहुत ज्यादा गिर गई है, और इनको फिर कहाँ डाला गया है, इंडेंजर्ड रेड डेटा बुक के इंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है, ओके। बाघ की कुछ प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो विलुप्त हो चुकी है, जैसे कि बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वर्तमान प्रजातियां कौन कौन सी है, देखिए बंगाल टाइगर है, इंडो चाइनीज, मलयानी टाइगर, साइबेरियन टाइगर, दक्षिणी चीन टाइगर, ये सब क्या है बाघ की वर्तमान स्पीसीज है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको नोट कर लेना है। फिर आगे देखते हैं, दूसरा जो एनिमल है वो है एक सींग वाला गैंडा। ये IUCN की वनरेबल लिस्ट में है, ओके। इसका जो आवाज है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक सींग वाले गेंडे हैं वो भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, ज्यादातर यहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये असम में। इन दोनों के अतिरिक्त पार्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में, यहाँ पे भी पाया जाता है, ओके। तो ये जो तीन है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो काजीरंगा, ये पूछा भी जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो, यही एक सींग वाला गेंडा एशिया में पाए जाने वाले गेंडे की सभी प्रजातियों में यह सबसे बड़ा होता है। जो इसका साइज देखें, ये सबसे बड़ा होता है एशिया में। एशिया में जितने भी गेंडे पाए जाते हैं, जितने भी उनकी प्रजातियां होती है, उनमें अगर साइज में सबसे बड़ा देखें तो यही है एक सींग वाला गेंडा, जो कि इंडिया में पाया जाता है, ओके। इसकी अन्य प्रजातियां देखिए, ये है व्हाइट राइनो, यह गेंडे की सबसे बड़ी प्रजाति है। अब जो वन हॉर्न राइनो है, एक सींग वाला गेंडा है, ये एशिया रीजन में सबसे बड़ा है। वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो व्हाइट राइनो, ओके, व्हाइट राइनो यानी सफेद गेंडा, ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा होता है। और बाकी इसकी स्पीसीज ये नीचे आप देख सकते हो इनको, ओके। अब आगे देखते हैं, हम डॉल्फिन्स देख लेते हैं। डॉल्फिन्स हमारे देश में दो प्रकार की डॉल्फिन्स पाई जाती है। पहला एक होता है गंगा वाली डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है, और दूसरा होता है इरावदी डॉल्फिन, उसको हम आगे देखते हैं। ये गंगा डॉल्फिन ये इंडेंजर्ड में है, ओके। ये कहाँ पाई जाती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना, ये जो नदियां हैं इनमें पाई जाती है। मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। सिंधु और मेघना नदी में इनकी संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा इनमें भी पूछा जाए तो गंगा में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया है गंगा डॉल्फिन, ओके। भारत में डॉल्फिन की 15 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें इरावदी डॉल्फिन जो कि उड़ीसा के खारे जल में, ये पिछली बार यूके SSSC ने वन दरोगा में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी है, इरावदी डॉल्फिन कौन से लेक में पाई जाती है, ओके। गंगई डॉल्फिन गंगा नदी में, और सिंधु नदी डॉल्फिन सिंधु नदी में पाई जाती है। मतलब जिस नदी में पाई जाती है उसी से इसका नाम रख दिया जाता है। जो गंगा नदी की डॉल्फिन है इसको मीठे जल का बाघ भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उसको मीठे जल का बाघ भी कहते हैं, ओके। और आपको पता होना चाहिए ये कि स्तनपायी होता है, यानी कि इसको सांस लेने के लिए आना पड़ता है बाहर, ऑक्सीजन चाहिए होता है इसको। तो ये 30 से 120 सेकंड में हर बार ये बाहर आएगा, पानी से बाहर आके सांस लेता है, फिर अंदर चला जाता है, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने 2009 में जो गंगेय डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। नेशनल वाटर एनिमल इसको घोषित किया है, डॉल्फिन को, गंगा वाली डॉल्फिन को। और इसको 2013 में नॉन ह्यूमन पर्सन का भी दर्जा दिया गया भारत सरकार द्वारा, ठीक। अब आगे देखिए, दूसरी जो प्रजाति होती है डॉल्फिन की, जो मैंने आपको बताया इरावदी डॉल्फिन, ये वनरेबल लिस्ट में है। गंगा वाली इंडेंजर्ड में है, यानी उनकी संख्या बहुत कम है। इरा वाली जो डॉल्फिन, उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए इसको वनरेबल में रखा गया।
ये मुख्यतः देखिए कहाँ पाई जाती है, ये लिखा हुआ है जो उड़ीसा का चिल्का लेक है, खारे पानी की जो लेक है उसमें पाई जाती है। इनकी संख्या 121 पाई गई है। ठीक है, अब इससे कम हो गई होगी क्योंकि ये डेटा पुराना है। तो सबसे ज्यादा चिल्का लेक में पाया जाता है इरावदी डॉल्फिन, ये याद रखना है आपको। इसके साथ साथ ओडिशा राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो नेशनल पार्क, गहरी माथा समुद्री अभ्यारण्य, इनमें टोटल 55 इरावदी डॉल्फिन है इनकी संख्या। तो यहाँ पे भी पाई जाती है भीतरकनिका में और गहरी माता समुद्री अभ्यारण्य में। उसके साथ साथ चिल्का लेक में तो पाई जाती है। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है। ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया एक। ओके, अब आगे के जो है उसे मैं अब जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ड्यूगोंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वनरेबल लिस्ट में IUCN की, और ये भारत में कहाँ पाया जाता है, कच्छ और मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कच्छ और मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। तो इसका शिकार मांस व तेल के लिए किया जाता है। शिकार कर करके इसकी संख्या इतनी कम हो गई कि ये वनरेबल लिस्ट में आ गया है। नेक्स्ट देखिए घड़ियाल, घड़ियाल क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। घड़ियाल क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ये चंबल अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश का चंबल है उसमें है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों के मध्य क्षेत्र में सोन, गंडक, हुगली, घाघरा इन नदियों में पाए जाते हैं घड़ियाल। नेक्स्ट देखिए ऑलिव रेडले कछुआ, ऑलिव रेडले कछुआ ये वनरेबल लिस्ट में है। अब जो ये कछुआ है ऑलिव रेडले कछुआ, इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर क्वेश्चन बनता है बार बार कि ये प्रतिवर्ष शीतकालीन में उड़ीसा के तट पर बड़ी संख्या में प्रवास के लिए पहुंचते हैं। तो शीतकालीन के टाइम, सर्दियों के टाइम उड़ीसा का जो तट होता है वहां इतने ज्यादा कछुए देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा कछुए देखे जाते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और ये जो घटना होती है, मतलब इतने सारे कछुए जो आ जाते हैं तट पे आ जाते हैं, इसको बोला जाता है अरीवाड़ा, अरीवाड़ा बोला जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि अरीवाड़ा क्या होता है। ठीक, तो अरीवाड़ा यानी कि जब उड़ीसा में शीतकालीन में कछुए तट के किनारे आ जाते हैं, बहुत सारे तट पे प्रवास के लिए आ जाते हैं, तो इस घटना को अरीवाड़ा बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए रेड पांडा, रेड पांडा, लाल पांडा, ये वनरेबल लिस्ट में है और ये ज्यादातर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, ये म्यांमार जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उस साइड पाया जाता है। नेपाल में भी पाया जाता है। अरुणाचल में इसे कैट बियर भी कहा जाता है। अरुणाचल में इसको क्या कहते हैं, कैट बियर कहते हैं। और इसका जो मुख्य भोजन होता है वो बांस होता है, बांस खाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कस्तूरी मिर्ग, कस्तूरी मिर्ग उत्तराखंड में पाया जाता है, पता होना चाहिए आपको। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उत्तराखंड का राज्य पशु भी है। तो कस्तूरी मिर्ग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी अभ्यारण्य है और बद्रीनाथ अभ्यारण्य जो उत्तराखंड में है कस्तूरी मिर्ग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य जो ये सेंचुरी है, यहाँ पे आपको कस्तूरी मिर्ग बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। ओके, तो कस्तूरी मिर्ग फेमस क्यों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नर कस्तूरी मिर्ग होता है उसके पेट के नीचे या फिर नाभिक में बोले एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रीपेट्यूअल ग्लैंड। प्रीपेट्यूअल ग्लैंड से कस्तूरी प्राप्त होता है। ये कस्तूरी बहुत ज्यादा सुगंधित होता है, तो इसका उपयोग औषधि में, इत्र में, इन सब में किया जाता है। ओके, आगे देखिए नामदफा उड़न गिलहरी, नामदफा आपको पता है क्या है, नेशनल पार्क है। कहां पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये नामदफा नेशनल पार्क। ये नामदफा नेशनल पार्क का नाम आप कई बार सुनोगे एनवायरमेंट में। तो यहाँ पे उड़न गिलहरी जो उड़ने वाली गिलहरी है वो पाई जाती है और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में इसको रखा गया है। नेक्स्ट देखिए हिम तेंदुआ, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है और ये ज्यादातर जो ऊपर नॉर्थ वाला एरिया है जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पाया जाता है। जो हिमाचल तेंदुआ है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है ये। ठीक है, इसे पहाड़ों का भूत, घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक चीज और याद रखना है आपको कि भारत सरकार द्वारा 2009 में इनके संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट लेपर्ड चलाया गया था। प्रोजेक्ट लेपर्ड जो हिम तेंदुआ है उसको सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 2009 में स्टार्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर मैंने आपको बता रखा है, उसकी फोटो भी दिखाया हुआ मैंने कई बार आपको। तो ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। कहाँ पे पाया जाता है, तो नीलगिरी रेंज हो गया, पश्चिम वेस्टर्न घाट हो गया, केरल, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में है। यह विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर है। विश्व का सबसे छोटा जंगली सुअर क्या है, पिग्मी हॉग। नेक्स्ट है बंगाल फ्लोरिकल,
ये IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, जो आपको उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ कंबोडिया, नेपाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये फेमस किस लिए होता है? तो डांस के लिए। ये डांस करते हैं मीटिंग से पहले, जो डांस जो इसका होता है उस डांस के लिए ये फेमस है ये बर्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिमालयन बटेर। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिर डांसिंग फ्रॉग, नाचने वाला मेंढक। ये वनरेबल है और ये मेंढक भारत के पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। अब इसका नाम डांसिंग फ्रॉग क्यों रखा गया है? तो इन्हें डांसिंग फ्रॉग नाम प्रजनन हेतु अनुकूल मौसम में मादा मेंढकों को लुभाने के लिए अपने पैरों को हिलाने की आदत के कारण मीटिंग से पहले ये डांस डूंस करके मादा को लुभाने के लिए डांस करते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया है डांसिंग फ्रॉग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुनहरा लगून, जो बंदर की प्रजाति होती है सुनहरा लगून। ये इंडेंजर्ड है और ये पश्चिमी असम, त्रिपुरा यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मालाबार सिवेट, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है। नेक्स्ट कश्मीरी हंगुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है कश्मीरी हंगुल, इसके लिए क्योंकि एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीरी हंगुल देखिए, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है और ये हिमाचल प्रदेश, कश्मीर की ऊंची घाटियों में पाया जाता है। और जो कश्मीरी हंगुल है ये जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु भी है। अब जो कश्मीरी हंगुल है उनकी सबसे ज्यादा मात्रा आपको मिलती है दाचीगाम नेशनल पार्क, जो जम्मू कश्मीर का दाचीगाम नेशनल पार्क है वो कश्मीरी हंगुल के लिए ही फेमस है, उसी के लिए प्रचलित है। ये आपको याद रखना है, जो ये नेशनल पार्क है, पूछा जा सकता है दाचीगाम नेशनल पार्क किस जंतु के लिए प्रचलित है, तो किस लिए? कश्मीरी हंगुल के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे, इंडियन बाइसन। इंडियन बाइसन, इसको वनरेबल लिस्ट में डाला गया है। नेक्स्ट फिशिंग कैट, फिशिंग कैट को वनरेबल, इसको भी वनरेबल में डाला गया है। फिशिंग कैट को, हाँ ये आपको याद रखना है, फिशिंग कैट को पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिग हेडेड बतख, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। ये एक प्रकार का पक्षी है, बतख है मतलब पक्षी है, जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, बांग्लादेश, म्यांमार के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इस पक्षी को 1949 के बाद जंगलों में नहीं देखा गया है और ये अब एक्सटिंक्शन की स्थिति में पहुंच चुके हैं, मतलब ये खत्म होने ही वाले हैं। फिर देखिए आगे, साइबेरियन क्रेन, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में स्थित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। किस लिए प्रचलित है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए। ओके, अब देखिए जो साइबेरियन क्रेन है ये इनका मूल निवास भारत है नहीं, ये इनका मूल निवास है आर्कटिक, रूस, पश्चिमी साइबेरियन, यहाँ से ये उड़ के आते हैं, यहाँ पे कुछ महीने रहते हैं यहाँ पे और फिर चले जाते हैं वापस। इन्हें अंतिम बार 2002 में राजस्थान में देखा गया था। यह पक्षी अपने प्रवास के लिए सर्वाधिक दूरी तय करता है, सबसे ज्यादा दूरी तय करता है प्रवास के लिए। देखिए साइबेरिया से उड़ के भारत आता है, तो बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करके आता है। नेक्स्ट है हिमालयन ब्राउन बियर, जो भूरा भालू है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये भी ज्यादातर ये हिमालयन क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे लद्दाख हो गया और हिमालयन के ऊपरी भाग हो गए, वहां पे पाया जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लॉयन टेल्ड मकाक, जो बंदर होता है जिसकी पूंछ शेर की तरह होती है, लॉयन टेल्ड मकाक, वो क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज है। पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इसके आसपास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेक्टेकल्ड लगून, ये देखिए ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए नीलकंठ, इंडियन रॉयल बर्ड, ये लीस्ट थ्रेटेंड श्रेणी में आता है और दक्षिण भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में का तो ये राष्ट्रीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है ये। ओके, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म में दशहरे के दिन इसे देखना शुभ माना जाता है, तो ये एक फैक्ट हो गया कि हिंदू धर्म में दशहरे के दिन अगर आपने इसे देखा तो इसे शुभ माना जाता है। इस दिन तेलंगाना में इसकी प्रदर्शनी होती है। किस दिन? दशहरे वाले दिन इसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। यद्यपि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो हमने पढ़ा है उसके अंतर्गत दंडनीय अपराध है ये, लेकिन फिर भी इसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। आगे देखिए, पेंगोलिन, पेंगोलिन इंडेंजर्ड स्पीसीज है। जिम कार्बेट और गिर राष्ट्रीय उद्यान में भी पाया जाता है, जिम कार्बेट में भी पाया जाता है पेंगोलियन, और गिर राष्ट्रीय उद्यान में भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्पून बाइल्ड सैंड पाइपर, स्पून बाइल्ड सैंड पाइपर ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है। यह एक जलभक्षी है जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है। अब इनकी संख्या देखिए कम क्यों है? क्योंकि ये अति विशिष्ट अधिवासों में ही जनन करते हैं,
एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है इनको जनरेट करने के लिए, इसी कारण इनकी संख्या बहुत कम है। ये समुद्री तट में रहना पसंद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्मूथ कोटेड ऑटर। स्मूथ कोटेड ऑटर ये वनरेबल श्रेणी में आता है, ऊद बिलाव बोला जाता है जिसको हिंदी में। जिम कार्बेट में मिल जाएगा आपको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है जो, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। साथ में अगर आप ईस्ट की साइड जाओगे तो सुंदरवन में मिल जाएगा, भीतरकनिका जो कि ओडिशा में वहां मिल जाएगा, कोरिंगा नेशनल पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मिल जाएगा, और पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में, और साथ में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। तो इसमें जो इसने लिस्ट दिया है, जितने भी नेशनल पार्क दिए ना, सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब ऊद बिलाव के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इनकी स्थिति जहाँ पे पाए जाते हैं वो यह शो करता है कि यहाँ पे मैंग्रोव की वृद्धि हुई है। ये ऊद बिलाव की उपस्थिति मैंग्रोव आवरण में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतर है, इंडिकेटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखिए, अंडमान सफेद दांत वाले छछूंदर, अंडमान व्हाइट टूथेड श्रीव, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो अंडमान और निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निकोबार सफेद पूंछ वाले छछूंदर। अंडमान में सफेद दांत वाले छछूंदर है और निकोबार में सफेद पूंछ वाले छछूंदर है। ये किस में आते हैं? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं, जो निकोबार, कैंपेबल खाड़ी नेशनल पार्क आदि में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, कोंडना चूहा, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट एल्वरा चूहा, जिसको लार्ज रॉक रैट बोला जाता है, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, तमिलनाडु के पूर्वी घाट क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हॉक्सबिल कछुआ, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, ओडिशा के तट पे पाए जाते हैं। आगे देखिए, हॉग डियर, हॉग डियर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये 39 आपको मैंने जीव जंतु बताए जो कि भारत में है, जो IUCN की लिस्ट में दर्ज हो रखा है। इनका नाम रेड डेटा बुक में इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इनको आपको याद कर लेना है, टेबल बनाना है, टेबल के माध्यम से आपको इसको याद कर लेना है। अब हम आगे देखते हैं वेरियस प्रोजेक्ट जो कंजर्वेशन के लिए शुरू किए गए थे, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट किया गया था, इसमें आपको याद क्या क्या करना है कि पहले तो स्टार्ट कब किया गया था, स्टार्ट कब किया गया था उसका सन याद रखना है, और कौन से नेशनल पार्क अभ्यारण्य वहां से इसको स्टार्ट किया गया था ये भी याद रखना है, और किस जंतु के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर से पता चला टाइगरों के लिए किया गया होगा। कब किया गया था? 1972 में किया गया था, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। कहां से? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहां से इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब स्थापित किया गया था, तो 1972 में किया गया था। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1972 में। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1973 में शुरुआत हुई थी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। ठीक, तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ये भी है कि 1972 के बाद हम टाइगर को बचाने के लिए बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। तो टाइगर रिजर्व आप देखोगे तो भारत में 50 से ऊपर ही है, 50 प्लस होंगे, 50 से ऊपर। तो आपको वो याद करने हैं? तो नहीं, आपको याद नहीं करने। ठीक है, फिर भी आपको कुछ पता होने चाहिए, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नल्लामराई श्रेणी में नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में ये है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? पूछा गया है ये पेंच। पेंच कहाँ पे? महाराष्ट्र में सबसे छोटा है। सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे साउथ में कौन सा है? तो मुंडन थुराई, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। वैसे आप देखोगे तो 50 प्लस टाइगर रिजर्व है हमारे भारत में। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है ये, तो वर्ष 2018 की बाघ जनगणना हुई थी, बाघों को गिना गया था। तो उसके अनुसार भारत में 2967 बाघ है टोटल। इसकी संख्या अब पता नहीं है, जो दोबारा आया भी था इसकी सेंसस, ये बाघों की सेंसस दोबारा आया था कि नहीं आया था, ये पता नहीं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, यही वाला पूछा जाता है ज्यादातर, या फिर इसके आसपास ही पूछा जाएगा। तो ये अगर आपको ये वैल्यू पता होगी तो आप गैस भी कर पाओगे ऊपर नीचे। ठीक, 2967 है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। ये टॉप 3 स्टेट है जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक, अब आते हैं हम आगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1991-92 में शुरू किया गया था, हाथियों के लिए ये शुरू किया गया था। भारत के 16 राज्यों में इनकी संख्या 30,000 से अधिक है।
जो हाथी है उनकी संख्या लगभग 16 राज्य हैं हमारे जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं और वहाँ पे 30,000 से भी अधिक एलिफेंट पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हाथी केरल में पाए जाते हैं, कर्नाटक में और असम में पाए जाते हैं। केरल और असम में तो इनको पूजा भी जाता है। ओके, तो ये वहां के लिए ये हाथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जो मैंने बोला कि ये पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड के सिंह भूमि जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, जंगली हाथियों और उनके आवासों और गलियारों का संरक्षण करना, मनुष्य पशु टकराव के मुद्दे का समाधान करना, पालतू हाथियों के कल्याण हेतु काम करना, ये इसके उद्देश्य थे। एलिफेंट रिजर्व है हमारे देश में 32 से प्लस ही होंगे, 32 प्लस हैं देश पे। सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व कहां पर है, तो असम में है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। विरासत पशु हाथी, हेरिटेज एनिमल एलिफेंट। आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का हेरिटेज एनिमल है वो कौन है, हाथी है। हाथी इंडिया का हेरिटेज एनिमल है। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है, हाथी है। कब किया गया था घोषित, तो 2010 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वल्चर गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में हरियाणा वन विभाग द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मध्य हुए सहमति पत्र पर गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से की गई, हरियाणा वन विभाग के द्वारा की गई थी। गिद्धों के आकस्मिक विलुप्तीकरण का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था। हम पशुओं को क्या देते थे, डाइक्लोफेनाक देते थे। जो पशु हो गए, जो बीमार हो गए, तो डाइक्लोफेनाक देते थे उसको, तो पशु खाते थे। अब कुछ पशु तो बच जाते थे, कुछ पशुओं की मृत्यु हो जाती थी, तो पशुओं को फेंक दिया जाता था। अब ये गिद्ध उन पशुओं को जब खाते थे, उनकी बॉडी में जो डाइक्लोफेनाक होता था, उससे इनके शरीर में भी ये विषाक्त पदार्थ आ जाता था, जिसके कारण इनकी बहुत ज्यादा मृत्यु होने लग गई थी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, डाइक्लोफेनाक। ठीक, अब आगे देखिए, प्रोजेक्ट हंगुल। ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल यूरोपियन रेडिएंट प्रजाति का हिरन है। ये एक प्रकार का हिरन होता है, बारहसिंगा जिसको बोलते हैं आम भाषा में। ये कश्मीर स्थित दाचिंगम नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क में भी हमने पीछे भी देखा कि यहाँ पे पाया जाता है, और जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। प्रोजेक्ट हंगुल को कब स्टार्ट किया गया था, तो 1970 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट हंगुल कब स्टार्ट किया था, 1970 में स्टार्ट किया गया था। ठीक, आगे देखिए, कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना को 1970 में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो 1970 में केदारनाथ अभ्यारण्य जो सेंचुरी है, वहां से कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य, अभी पीछे देखा हमने, और उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य ये प्रसिद्ध है। आगे देखिए, रेड पांडा परियोजना, रेड पांडा लाल पांडा परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1996 में किया गया था। और कौन से पार्क से किया गया था, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी 1996 में। ठीक, फिर है गैंडा परियोजना, ये 1987 में स्टार्ट किया गया था। असम में स्थित मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में जालदापारा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रमुख आवास है। तो यहाँ पे एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए कब इसकी शुरुआत की गई थी परियोजना की, तो 1987 में। ओके, आगे देखिए, अच्छा आपको एक चीज और याद रखना है कि विश्व में इनकी कुल आबादी का लगभग 85% भारत में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। और इनकी 75% संख्या केवल असम राज्य में है। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, 85% लगभग भारत में, और उसमें भी 75% तो असम में है सिर्फ। ठीक है, और असम के कौन से नेशनल पार्क में, कई बार बता दिया, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक, तो देखिए, गंगे डॉल्फिन संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन, इस परियोजना की शुरुआत 1997 में की गई थी, 1997 में किया गया था। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। जो बिहार है उसका ये जिला है भागलपुर। भागलपुर में भी सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच में एक विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये सेंचुरी बनाया गया है, जो गंगे डॉल्फिन के लिए एशिया का एकमात्र सुरक्षित आवास है। एकमात्र, पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा सुरक्षित आवास है जहां पे हम गंगेटिक डॉल्फिन को सुरक्षित रखते हैं। तो ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये आपको याद रखना चाहिए। ऐसे भी बिहार में बहुत कम सेंचुरी नेशनल पार्क बहुत कम है, तो जो भी है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सारे प्रोजेक्ट भी आपके कवर हो गए। ओके,
तो आज की वीडियो में हमने रेड डेटा बुक को कवर कर लिया, जितने भी उसमें एनिमल इंडिया में वो सब देख लिया, और साथ में प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब कवर कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और रामसर साइट, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।